आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही खास इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपको सीट्स तो मिली है, लेकिन सीट्स की क्वेश्चन ना करके यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ मिक्स क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को कराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज बड़ा खास दिन है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी लोग कल के भविष्य ही नहीं है, आप सभी लोग कल के फाउंडेशन है। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर तैयारी करें, जिससे आप सभी लोग अपने भविष्य का निर्माण आप खुद कर सकें। क्योंकि जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी और आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप सभी लोग, मैं जैसा कि यहाँ पे मानता हूँ कि क्लास में बैठने से ही सिर्फ आप सीख नहीं सकते। जब तक आप लोग के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक आप लोग नहीं सीख सकते। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। आज मैं आपको समझाऊंगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे खुद सीखना है। क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो क्या करता है? कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंपटीशन से आप लोग बाहर। इसलिए मेरे सहयोग से आप सभी लोग, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग सेल्फ स्टडी तो करते ही हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को कुछ गाइड कर सकता हूं। आप लोगों की मेहनत में 10% ही मान के चलता हूं कि टीचर्स का योगदान रहता है। बाकी आप सभी लोगों के सेल्फ स्टडी मैटर करती है। अगर आप सभी लोग ये क्लास से बाहर जाके घर पे आप लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई वेस्ट नहीं है। पढ़ना खुद को पड़ेगा। मैं आपको मेथड सिखा सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं, पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम सीख सकें कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है रीजनिंग में कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। आप सभी लोग ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग छोड़ देते, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, स्लॉग हो गया। कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो आप लोग छोड़ देते। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग इन सब टॉपिक से बड़े दूर हो। आप लोगों को लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया या अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, यही इनफ है, या कैलेंडर क्लॉक पढ़ लिया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो आपको हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग सही तरीके से तैयारी पे फोकस, सही स्ट्रेटजी नहीं बनाकर चल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हो। हमें स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हमें ऐसे टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें मन नहीं लगता है ना। तो ये सब टॉपिक तो हम करेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जिससे बहुत दूर हो। तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप सभी लोग स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले हम मिसिंग सीरीज से शुरुआत करते हैं। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, सभी लोगों को करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सभी। कितने लोगों ने कर लिया? बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर बहुत से लोग 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तैयारी से दूर है। ठीक है, अगर 30 सेकंड में क्वेश्चंस, क्या लॉजिक है? आगे के 2 नंबर को जोड़ दिया। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है, ये आगे के 2 नंबर है, इनको अगर हम ऐड करेंगे
1 प्लस 1 कितना हो गया? यही दो आगे के नंबर को ऐड किया, कितना मिला? ये दो नंबर को ऐड किया और ये आगे के दो नंबरों को ऐड किया। तो जो दो नंबर को ऐड कर रहे हैं उसका नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये भी देखो 5 प्लस 8 कितना, और यहाँ पर फिर इन दो नंबरों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना 8 प्लस 13 कितना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? यही आपने लॉजिक लगाया होगा। तो ये लॉजिक लगा हुआ था, जिनको दिमाग में मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब देखो रीजनिंग में खास बात है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया जब तक हार्ड लगता है। जब आपने लॉजिक देखा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो सेकंड में क्वेश्चंस को टच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, लॉजिक तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। और ये क्वेश्चंस देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सीरीज में कितने टाइप के लॉजिक, किस तरीके के लॉजिक मिल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने ये पहली बार नहीं करा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, इस लॉजिक पे कई बार क्वेश्चंस कराए होंगे जब भी मेरी क्लास हुई होगी। ठीक है, एक सीरीज दिया गया है जिसमें नंबर और अल्फाबेट्स ऐड साथ में दिए गए हैं। K1F M3E O8D Q19C और बताना नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया S37C, ऑप्शन बी S42R, S42B, ऑप्शन डी T42A। कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? तो क्या बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? करो जल्दी से सॉल्व। ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। यहाँ पर K दिया गया, यहाँ पर N दिया गया, यहाँ पर O दिया गया, इधर पर Q दिया गया। आप इनकी नंबर वैल्यू को अगर देखेंगे तो K की नंबर वैल्यू कितनी होती है और M की नंबर वैल्यू, O की नंबर वैल्यू, Q की नंबर वैल्यू 7। तो 11 में कितना ऐड हुआ, 13 में कितना ऐड हुआ, 15 में कितना ऐड किया और 17 में कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 19। तो 19 पे लेटर कौन सा आएगा? नंबर में क्या लॉजिक लगा? गुणा 2 किया प्लस 1 किया। सेम यहाँ पर भी सेम पहले यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर भी गुणा 2 प्लस तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 38 और 4 कितना 42। ठीक है, 42 हो गया। अब ये देखो यहाँ पर F के बाद क्या है, यहाँ पर E, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर E और D दिया, यहाँ पर क्या होगा और D और C यहाँ पर क्या होगा, और इसके बाद इधर भी -1 करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप सभी लोगों को देखो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरीके की सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को फॉरवर्ड, बैकवर्ड या प्लस माइनस अल्फाबेट्स पे, इसी पे लॉजिक पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? ऐसा कोई भी जिसको समझ में नहीं आ रहा? इधर दिख रहा है आप लोगों को? उधर नहीं जा सकते हो, पीछे कर सकते हो, बस दिख रहा है। एक क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, सभी लोगों को। क्वेश्चन लिखिएगा। HD की सास थी, HD की सास थी, HD की सास थी। D की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था। HD की सास थी,
बेटी का कोई भाई बहन नहीं था। डी की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था। ए एफ की बहन थी। ए एफ की बहन थी। ए एफ की बहन थी। जी एफ का इकलौता, जी एफ का इकलौता साला साला ऑब्लिक जीजा ऑब्लिक देवर, मतलब साला जीजा देवर में से कुछ भी हो सकता था। एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था। एफ के जीवन साथी का जल्दी जल्दी बोलो, इस बार जल्दी बोला तो बोलो ना कि छूट गया, मैं स्लो बोल देता हूं। देखिए एच डी की सास थी। डी की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था। ए एफ की बहन थी। जी एफ का इकलौता साला ऑब्लिक जीजा ऑब्लिक देवर था, मतलब साला जीजा देवर कुछ भी हो सकता है। एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था। एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था। ई बी का पोता था। ई बी का पोता था। बी की बेटी की शादी, हाँ ई बी का पोता था। बी की बेटी की शादी, बी की बेटी की शादी सी के पिता से हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एग्जाम में आएंगे तो छोड़ दिए तो एग्जाम तो मैं छोड़ देगा, है ना? एग्जाम तो बच्चे का टाइम। हाँ अभी और भी है, क्वेश्चन खत्म करो। क्वेश्चन लिखिए सही से। ई बी का पोता था। बी की बेटी की शादी, बी की बेटी की शादी सी के पिता से हुई थी। बी की बेटी की शादी सी के पिता से हुई थी। तो बी के पोते से, बी के पोते से एफ के साला जीजा देवर से क्या संबंध है? बी के पोते से एफ के साला जीजा देवर, मतलब कैसे लिखना है? हाँ इस तरीके से, ऑप्शंस नहीं है। से क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप सभी लोगों को प्रॉपर टाइम मिल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, लेकिन मुझे जैसा एग्जामिनर रहा तो जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। हो गया? कितने लोगों का हुआ? अभी किसी का ही नहीं। जल्दी सॉल्व करिए, बातें नहीं, क्वेश्चंस पे फोकस करो।
देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो हो नहीं रहा है, किसी से नहीं हुआ। हो गया हाँ बताओ। क्या है? पुत्र का पुत्र हाँ? पुत्र का पुत्र भतीजा, पुत्र का पुत्र भतीजा होता है। उसमें हो कि नहीं? देखिए ये क्वेश्चन अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा होगा कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा, है ना, पूछा जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। HD की सास थी, ठीक है, क्या मौसा तो ऑप्शन ही में नहीं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया HD की सास थी देवर, HD की सास थी। H जो है वो D की सास थी, मतलब D की पत्नी, या कौन होगा, पति, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। और उसकी माँ D की कौन हो जाए, सास। तो H इधर, तो सास का जेंडर तो क्लियर है ना, माइनस लगा दिया। और एक जनरेशन ऊपर आएगी तो यहाँ तो इतना क्लियर है, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ भी क्या बोला गया, D की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, D की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, D की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन बेटी है कोई, ठीक। A F की बहन थी। A जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं ताकि क्वेश्चन को कहीं कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे अलग डायग्राम बना रहा हूं उसको। A जो है वो F की, G F का इकलौता साला जीजा देवर, G F का मतलब A का अगर मैं पति कर दूं तो जीजा हो जाएगा, तो यहाँ पे पति कर देता हूं, मान देता हूं कौन, जी, तो यहाँ पर पति कर दिया। F के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था, आप शांत रहो, अभी आप लोग ना बोलो कंफ्यूज हो जाएंगे। F के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था, F के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था, ठीक है, ठीक। EB का पोता था, ठीक है, EB का पोता था, ठीक है। EB का, तो यहां पर H और B, और यहां इसका रिलेशन तो नहीं आएगा, लेकिन यहां पे इसका बेटा कौन हो जाएगा, B। समझ रहे हो, नहीं समझ, मैंने इस डायग्राम को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। मान लो कि यहाँ पर ये F और D कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ होंगे, यस सर, और यहाँ पर इसकी बहन कौन है, A, और ये फीमेल है, और ये पति पत्नी है कौन, G, और यहाँ पर अगर मैं B नहीं रखेंगे, यहाँ पे कौन रख रहा है, E रखेंगे, तो यहाँ पर E B का पोता हो जाएगा। तो E जो है यहाँ पे इधर कर नहीं सकते क्योंकि ये बेटी है, इसका कोई भाई बहन है नहीं, तो ये जो कपल है इनके कहीं ना कहीं ये संतान होगी कि नहीं। सर उसमें ये तो है ना, D की बेटी का कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर F की जीवन साथी का भी भाई बहन नहीं है, तो फिर उसकी D से कैसे उसमें मिला देंगे पति पत्नी। भाई बहन बोला है ना कि पति पत्नी का बोला है, पति पत्नी तो बना सकते हैं ना, ठीक है। B की बेटी की शादी, B की बेटी की शादी, बेटी की शादी, ठीक है, ये बेटी हो गई B की, बेटी की शादी C के पिता से हुई, तो मतलब C इधर होगा, और ये भाई बहन हो जाएंगे, और C का पिता ये हो जाएगा, ठीक है।
बी के पोते से एफ, बी के पोते से एफ। अब देखो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे? ऑप्शंस दिया गया था पति, ऑप्शन बी दिया गया था बेटा, ऑप्शन सी दिया गया था भाई, ऑप्शन डी क्या दिया गया था? पिता। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शंस भी मतलब जरूरी थे इसमें, है ना। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर पूछा क्या गया, बी के पोते से, बी के पोते से एफ के साला या जीजा या देवर, ये है से क्या संबंध है? तो ये कौन हुआ? वैसे कोई जरूरत भी नहीं है ऑप्शंस की भी, तब भी क्या आएगा पिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताओ, किसी को कोई जीवन में दुख है? तो उससे क्या मतलब? क्या डायग्राम तो सही है, देखिए क्वेश्चंस फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस में क्या बोला गया। अच्छा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चंस को समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ गया क्वेश्चन? बातें नहीं हाँ देखो क्या बोला गया, एच डी की सास थी, है ना। डी की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, डी की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, ठीक है। ए एफ की बहन थी, ठीक है। जी एफ का इकलौता, एच डी की सास थी, एच डी की सास, ठीक। एच डी की सास है, ठीक। अब यहां पर क्या बोला गया है, डी की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, डी की बेटी का कोई भाई बहन नहीं था, मतलब बेटी तो है, ठीक। फिर क्या बोला गया है, ए एफ की बहन थी, ए जो है वो एफ की बहन, ठीक। तो इनमें आपस में रिलेशन हो गया, ठीक है, ये बहन होगी इसकी। अब यहाँ पे बोला गया जी एफ का इकलौता साला जीजा देवर था, जी जो है वो एफ का इकलौता साला होगा या जीजा होगा या देवर। तो मतलब जब इसकी बहन है तो बहन का पति कर दिया ना, जब जीजा को ऑप्शंस दिया गया तो दिमाग क्यों लगाएंगे साला और देवर, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया। अब क्या बोला गया है, एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था, एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था, तो हमने यहाँ पे भाई बहन बनाया ही नहीं किसी का, डी का, ठीक। और फिर क्या बोला गया, ई बी का पोता था, ई जो है वो बी का पोता था, तो इसकी बेटी ये ए भी तो हो सकती है, ए है, एफ भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, हो सकती कि नहीं हो सकती? तो सर ये बेटी का बेटा है ना, पोता कैसे हुआ? अरे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये बोला गया इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो हम इस कपल के तो इसको बना ही नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी है यहीं पर ये बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है,
बी की बेटी की शादी, बी की बेटी की शादी, बी की बेटी की शादी, बेटी की शादी सी के पिता से, तो सी का पिता मैंने क्या बना दिया? जी। बस अभी तो बना सकते हैं किसका? सी को। सी किधर बना देंगे? हाँ, बेटी से एफ को भी तो मान सकते हैं। इधर सी बना देंगे तो इसका भाई नहीं हो जाएगा ये? सी सी मतलब आप ये बोले इसका बेटा बना दो सी, नहीं, फिर बेटी बना देंगे तो बहन हो जाएगी सी इसके को, कोई वो बेटी बना देंगे एफ को। अभी तो जीजा ही बनाएगा ना जी। नहीं तो सी यहाँ पर क्या बोला गया? बी की बेटी की शादी सी के पिता से हुई थी। देखो इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया? एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था, ठीक है, भाई बहन नहीं था। एफ के जीवन साथी का कोई भाई बहन नहीं था और ई बी का पोता था, ई बी का पोता था, ई बी का पोता हो गया, ठीक है। और सी के पिता से, और क्या बोला गया है? बी की बेटी, बी की बेटी की शादी, बी की बेटी की शादी सी के पिता से हुई, ठीक है, तो सी के पिता से हुई। तो यहाँ पे पूछा गया क्या? बी के पोते से एफ के साला या जीजा या देवर से क्या संबंध है? देखो ऑप्शन इसमें दिया गया, पति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बेटा हो सकता? नहीं हो सकता। भाई हो सकता? तो फिर हमारे पास क्या है ऑप्शन? बेटा ही एक पॉसिबिलिटी बनती है, तब भी आंसर क्या आ रहा है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिता, बेटा नहीं। तो आप लोगों को कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस मिल सकता है, वैसे हालांकि पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने पूछ लिया ये। अब बताइए कहाँ पूछा गया, अब आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, बैंक का एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, ये बैंक के एग्जाम का क्वेश्चन था। तो छाप लो जल्दी से। बाकी नहीं, क्वेश्चन से लिखो। एक क्वेश्चन लिखिए, चलो सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ जू ZOO को क्या लिखा है? 2 और TAN को 8 लिखा जाता है, 8, तो WAR को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी, ऑप्शंस क्या दे दो 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व। पर आप अगर यहाँ पे सी को अगर यहाँ पे भी बना सकते हैं तो खूब बना सकते हो, अगर सी को अगर बनाना है तो, जो आपका क्वेश्चन था, लेकिन उससे आंसर नहीं बदलेगा। हाँ, सी को अगर आप बनाना खूब बना दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी सी। यहाँ पे अगर आप, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सी यहाँ पे क्यों नहीं है, तो सी इसको भी मान लो, तो उससे क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्या इसका आंसर 6 है? 4। बातें आपस में डिस्कस कर रहे हो?
देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप सी कंसीडर कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कंसीडर कर लीजिए। सी इसलिए कंसीडर कर लो क्योंकि वो अननोन बच रहा है, उसका नाम क्या देंगे तो वहीं पे सी कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे जेड डबल ओ, जेड की नंबर वैल्यू कितनी होती है, ओ की नंबर वैल्यू, ओ की नंबर वैल्यू 15, आपस में ऐड करेंगे तो कितना 56, और इसको ऐड करेंगे सिंगल डिजिट में हमें चेंज करना तो क्या होगा 5 + 6 कितना, और इसको भी फिर ऐड करेंगे तो कितना 2 मिला। ऐसे यहाँ पर टी ए एन, टी की नंबर वैल्यू, ए की नंबर वैल्यू आपस में ऐड करो, 8 आ रहा है, आपस में ऐड करके बताओ कितना है। और यहाँ पर डब्ल्यू ए आर दिया गया है तो डब्ल्यू की नंबर वैल्यू कितनी, ए की नंबर वैल्यू, आर की नंबर वैल्यू, आपस में ऐड करो 42, तो 4 और 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या कह रहे हो? अच्छा, तो मतलब क्रेडिट आपको जाता है, ठीक है। देखिए कुछ कुर्सियों को एक पार्क में रखा गया है, कुछ कुर्सियों को एक पार्क में रखा गया है, कुछ कुर्सियों को एक पार्क में रखा गया है, कुछ कुर्सियों को एक पार्क में रखा गया है। कुर्सी बी कुर्सी ए से 24 मीटर पश्चिम में थी। कुर्सी बी कुर्सी ए के 24 मीटर पश्चिम में थी, 24 मीटर पश्चिम में थी, और कुर्सी ए, थोड़ा फास्ट लिखो, कुर्सी ए कुर्सी ई के 12 मीटर दक्षिण में है। कुर्सी ए कुर्सी ई के 12 मीटर दक्षिण में है। कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में थी। कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में थी। कुर्सी सी कुर्सी एच के 7 मीटर उत्तर में थी। मैंने क्या बोला, लिख नहीं पाए क्या? कुर्सी मैं यहां से बोल रहा हूं, कुर्सी ए कुर्सी ई के 12 मीटर दक्षिण में है। कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में थी। कुर्सी सी कुर्सी एच के 7 मीटर उत्तर में थी। कुर्सी एल कुर्सी बी के 15 मीटर उत्तर में थी। कुर्सी एल कुर्सी बी के 15 मीटर उत्तर में थी। और कुर्सी बी कुर्सी डी के दक्षिण में थी। कुर्सी बी कुर्सी डी के दक्षिण में थी। कुर्सी बी कुर्सी डी के दक्षिण में थी। कुर्सी एफ कुर्सी ई के 7 मीटर उत्तर में थी। कुर्सी एफ कुर्सी ई के कुर्सी एफ कुर्सी ई के 7 मीटर उत्तर में थी।
कुर्सी डी और कुर्सी ई को, कुर्सी डी कुर्सी ई को एक सीधी क्षैतिज रेखा में रखा गया था। कुर्सी डी कुर्सी ई को एक सीधी क्षैतिज रेखा में रखा गया था। कुर्सी डी और कुर्सी ई को एक सीधी क्षैतिज रेखा में रखा गया था। तो बताइए कुर्सी सी कुर्सी एफ से कितनी दूर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबसे छोटी और किस दिशा में है। कुर्सी सी कुर्सी एफ से कितनी दूर सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर और किस दिशा में है। इसी में दूसरा क्वेश्चन, कुर्सी सी के संबंध में कुर्सी एल की स्थिति क्या है। कुर्सी सी के संबंध में कुर्सी एल की स्थिति क्या है। एक और इसी में कुर्सी एफ, दूसरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए, कुर्सी सी के संबंध में कुर्सी एल की स्थिति ज्ञात करनी है। तीसरा, कुर्सी एफ और डी के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। कुर्सी एफ और डी के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। सबसे छोटी दूरी क्या है बताओ। बनाओ कुर्सी। अरे क्या है सॉल्व करना। हो गया? नहीं हो पाया? दो हो गए? बताओ। 5 कहाँ बनाया डायग्राम? ना डायग्राम कर देते हो। ऑप्शंस देख रहे हैं, आपका 5 आया है ना? पांच तो कहीं दूर दूर नहीं है। देखिए क्वेश्चंस में बोला क्या क्या है, मैं सॉल्व करता हूं। बोला गया है कि कुछ इस तरीके से कुर्सियों को रखा गया पार्क में कि कुर्सी बी कुर्सी ए के 24 मीटर पश्चिम में थी
ठीक है। कुर्सी बी कुर्सी ए से 24 मीटर पश्चिम में थी। मान लो ये ए है और ये क्या है, तो ये पश्चिम में है ना। कुर्सी बी कुर्सी ए के 24 मीटर पश्चिम में हो गया, ठीक। और फिर बोला गया है कुर्सी ए कुर्सी ई के 12 मीटर दक्षिण में, कुर्सी ए कुर्सी ई के 12 मीटर दक्षिण में है 12 मीटर। यहां पे क्या आएगा, ऐसे ही बनाया। फिर क्या बोला गया है कि कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में थी, ठीक है। अभी बी और ए और ई से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई है और दी गई होगी जिससे मैं डायग्राम कनेक्ट कर सकूं। अभी क्या ना, कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एच नहीं दिख रही है, इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। अब हम ऐसे इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो या तो बी से रिलेटेड हो या ए से रिलेटेड हो या ई से रिलेटेड हो। तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि कुर्सी सी कुर्सी एच के 7 मीटर उत्तर में, एच यहाँ भी नहीं है। कुर्सी एल कुर्सी बी के 15 मीटर उत्तर में थी। कुर्सी एल कुर्सी बी के 15 मीटर मतलब इससे ऊपर जाएगी 15 मीटर, ये क्या आएगा इधर एल एल, ठीक है। कुर्सी बी कुर्सी डी के दक्षिण में थी, कुर्सी बी डी के दक्षिण में थी, ठीक है। कुर्सी एफ कुर्सी ई के 7 मीटर उत्तर में थी। कुर्सी एफ कुर्सी ई कुर्सी ई कुर्सी एफ कुर्सी ई के 7 मीटर दक्षिण में थी, ठीक है। कुर्सी एफ कुर्सी ई के 7 मीटर, एफ यहाँ पे कर देता हूँ तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 तो इससे ऊपर बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर दो। यहाँ पे हो गया है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे ई है तो यहाँ पे 7 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ। कुर्सी डी और कुर्सी ई, अभी डी को बैठाया नहीं है। और फिर क्या बोला गया है, एन और एफ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। कुर्सी एल कुर्सी बी के, कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में है। कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में है। कुर्सी डी कुर्सी एच के, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एच और ये डी है 10 मीटर पूर्व में। कुर्सी डी कुर्सी एच के 10 मीटर पूर्व में। कुर्सी सी कुर्सी एच के 7 मीटर उत्तर में। कुर्सी सी कुर्सी एच के 7 मीटर उत्तर में, ठीक है। और कुर्सी एल कुर्सी बी, ये तो हो गया इसमें। और कुर्सी बी कुर्सी डी के दक्षिण में थी। कुर्सी बी कुर्सी डी के दक्षिण में थी, ठीक है। मतलब ये हम पता क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ई और डी सीधी रेखा में भी बोला गया, तो यहाँ पर डी कर दो, ठीक। यहाँ पे डी, तो यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये 10 मीटर यहाँ पर एच हो जाएगा और यहाँ पे और ये 7 मीटर यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी 15, तो ये कितनी बचेगी 3, और ये कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि इसके बराबर कर दे। और कुछ रह गया, और तो सब कुछ हो गया। अब पूछा क्या गया, पहले क्वेश्चन पूछा गया था कुर्सी सी कुर्सी एफ, सी कहाँ है, सी ये है। कुर्सी एफ
से कितनी दूर और किस दिशा में, ये बताना है। तो बताओ ना, 24 और 10 कितना हो जाएगा? तो 34 मीटर। और किस दिशा में है? कुर्सी सी, कुर्सी F से किस दिशा में है? पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और तुम्हारा कितना आ रहा था, 4 या 5? सुधर जाओ, सुधर। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, कुर्सी सी के संबंध में कुर्सी एल की स्थिति। कुर्सी सी के संबंध में एल की स्थिति, ये स्थिति क्या होगी? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? तो साउथ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर ये, दूसरे का साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। तीसरा क्या पूछा गया है? एफ और डी के बीच, एफ और डी के बीच न्यूनतम दूरी निकालनी है, ये वाली। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये कितनी डिस्टेंस है और ये कितनी हो जाएगी? हाँ ये ले लो ना, 7, 49, 49 और 24 का स्क्वायर, 25 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे 625 और रूट हटेगा, कितना होगा? 25। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताओ, तुम क्या बोल रहे थे तीसरे का? डायग्राम भी बनाओगे, ये नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? दूसरे का आंसर मैंने बताया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम अभी तक? बताओ। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बड़े हार्ड है, थोड़ा सा लेवल डाउन कर दो। देखो ये क्वेश्चंस में ना, एक क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये समझ लो, ऐसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपना लेवल भी तो रखो हाई, ये नहीं कि साउथ ईस्ट वेस्ट में ऐसे घूमते रहो। आप लोग कभी मान लो कि कोई अच्छा एग्जाम देने गए तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तब क्या करोगे? कितने क्वेश्चन स्किप करोगे? पूरी रीजनिंग छूट जाएगी। मजा आ गया क्वेश्चंस में, है ना? एक क्वेश्चन है, m ग्रेटर देन इक्वल h इक्वल टू p r कॉमा h लेस देन इक्वल j इक्वल g कॉमा k इक्वल r s। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन आप लोगों को ये दिया गया है, निष्कर्ष ये कथन है। निष्कर्ष में दिया गया है, पहला दिया गया h ग्रेटर देन k, दूसरा दिया गया है m इक्वल टू g। बताओ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, दोनों गलत है। किसने बोला? अच्छा, और कोई? बताओ बताओ, नहीं हो पाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको इसमें सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी लोगों को मैंने बहुत ही, देखो पूरी इनइक्वालिटी को
सिर्फ 1 सेकंड में समझाता हूँ कैसे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब ये नॉलेज है आपको। ये साइन बोलता है कि पूरे रास्ते में कम से कम मेरे जैसा एक साइन होना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं H और K के बीच में इस जैसा साइन होना चाहिए। ऐसे ये भी बोलता है कि H और K के बीच में अगर मान लो ये वाला साइन दिया होता तो मेरे जैसा एक साइन होना चाहिए कम से कम। लेकिन ये यहाँ पर अगर इस तरीके का होता तो ये साइन ये बोलता है कि H और K के बीच में जितने साइन आएंगे वो मेरे जैसे ही होने चाहिए। ये भी यही बोलता है। और ये बोलता है कि कोई साइन ही नहीं होना चाहिए, खत्म इक्वलिटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो H और K, H जो है वो K पे मिल सकता है क्या? ये है बहुत घनिष्ठ दोस्त है ना। और H की मुलाकात K से हो रही है क्या? कराएं? देखो अब H ये है, जब H ने सोचा घर ये 3 है तो भाई H को पता ही नहीं था कि रास्ता बंद है, घर का गेट बंद है। तो H जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो ये जो यहाँ पर ये साइन बोलता है ना, यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ से एंट्री कर सकते, मतलब मुंह खुला हुआ है यहाँ से और यहाँ से बंद है। तो H यहाँ से तो बढ़ नहीं सकता। H और किधर है? ये H M के पास जा सकता नहीं, जा सकते क्योंकि गेट बंद है। तो यहाँ पर यहाँ से बढ़ जाएगा। H और P के बीच में कोई भी गेट नहीं है तो P पे पहुंच गया ना। और P पे पहुंचना, हमें पहुंचना किधर है? और K पे पहुंचना है तो K से मतलब R पे पहुंच जाऊं तो P पे पहुंचा, P के बाद यहाँ से एंट्री कर सकता है, गेट खुला है, R पे पहुंच गया, R से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसकी मुलाकात होगी कि नहीं? और मुलाकात जब होगी तो इसको सही कर दो। अब M और G बोल रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई गेट हो ही नहीं सकता। देखो M ये है और G ये है, क्या ऐसा है? पॉसिबल है? तो भाई इसको क्या करो, तो इससे बोले तुम घर पे ही बैठो, ठीक है। तो ये था बस, कुछ है कुछ था, बस ऐसे सॉल्व करना था। क्लियर हो गया? अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे है ना। ये मैंने कथन दिया गया है P less than T greater than equal R, M J R P equal K M। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष दिया गया T M, दूसरा क्या दिया गया? बताओ। अब तो भाई चुटकियों में उड़ा दोगे, बताओ क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बस आपका हो गया ना। एग्जाम में ये समझो कि भाई 1 नंबर आपका पक्का होगा, ठीक है। तो मतलब आपने 1 मिनट में यहाँ पे आज ये कंफर्म कर दिया कि ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। तो इसमें हुआ क्या? M जो है वो T से मिल सकता है क्या? M ये है, M यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता और M किधर? इधर है। M यहाँ बढ़ सकता, लेकिन जाना किसके पास है? T के पास। T के पास R पे पहुंच जाएगा तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी उसकी? नहीं होगी। अगर P पे पहुंच जाएगा यहाँ से एंट्री हो पाएगी? तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? और तो T कहीं है नहीं, T के पास कोई नहीं आ सकता इसका, क्योंकि भाई T को क्या कर दिया? डबल सिक्योरिटी में लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड, अब R बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए मुलाकात जरूर होगी, तो R को K से मिलवाते हैं। देखो R क्या है? ये है, और K कहाँ पर है? R ये भी है और K ये। अब देखो R जो है यहाँ से तो आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है, तो भाई दूसरा रास्ता घर देखता है। R यहाँ पे गया J पे, और J के बाद और M के बाद और K के बाद K पे, यही से मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब गलत करोगे ऐसे क्वेश्चन? ये क्या चल रहा है? देखो सेलिब्रेशन भी हो गया है ना।
आप सभी लोगों को पता है ना कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है ना? तो सभी मतलब आवाजों को तो ऐसी चीजें कभी कभी घटना घटित हो जाती, लोगों को क्या पता था कि हमारी जिंदगी है ना? तो दिल्ली में खतरे भी हैं, दिल्ली नहीं हर जगह कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों में से कितने लोग दिल्ली गए हैं? गए हो? दिल्ली जाना चाहते हो? क्यों नहीं जाना चाहते? ठीक है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, लोग तो बोलते दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना? ये सिर्फ बातों में है। ऐसा बोला गया था कि दिल्ली दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की है। पैसा दिल्ली में भी लगता है, बिना दिल अकेले से ही काम भी चलेगा, है ना? और अगर पैसा नहीं होगा तो फिर कुछ मतलब का नहीं है। और तो पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या बोलता? पैसा। और पैसा नहीं होगा तो फिर चाहे महुआ में रहो चाहे दिल्ली में रहो, सब एक जैसा ही लगेगा। क्योंकि अभी जिंदगी जो है ना वो बंद कमरे सी ऐसी गुजर रही है जैसे कुछ है ही नहीं, है ना? और जिस दिन पैसा कमाओगे वाकई में लाइफ बदल जाएगी। और पैसे से लाइफ बदलना मतलब इन द सेंस आप अपने खर्चे, अपने जो भी चीज़ों को सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से पहनना है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से उड़ना है, या अपनी लाइफ स्टाइल को मुझे इस तरीके से रखना, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने खर्चे को उठा सकते हो। बाकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो हमेशा आएंगी, उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है? वो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आएंगे। आज पढ़ाई का चैलेंजेस है, कल हो सकता है घर का चैलेंजेस हो, कहीं फैमिली का हो, अलग अलग तरीके की ज़िंदगी में मोड़ आते हैं, उसको हमें फेस करना है। और अगर आप डर गए तो फिर ये समझो कि हार गए, तो इसलिए हारना नहीं है ना? हारने का मतलब आप टूट गए, है ना? ये माउंटेन ड्यू वगैरह पीने से कुछ नहीं होगा, ये सब ऐड है ना? ये प्रचार प्रसार में ही अच्छे लगते हैं। रियल जिंदगी में अभी माउंटेन ड्यू पी के आओगे तो कोल्ड डॉल हो जाएगा, है ना? 2 दिन भाई बुखार चढ़ाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप सभी लोगों को। बातें नहीं, शांत रहिए। इफ रेड इज कोडेड एज RED, जो है वो किससे कोड किया जाता है? 6720 से। हाँ, तो ग्रीन का क्या कोड होगा? 1677 199 1677 209 167 17 209 9207 716। बताइए। सही आंसर दीजिएगा, नहीं तो चालान काटूंगा 500 रुपए का। कितने लोगों ने कर लिया हाथ उठा? आपने? तुमसे तो उम्मीद है। दिमाग समझ में नहीं आ रहा क्या? क्लिक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 5 सेकंड वाला। 18 में 2 जोड़ दिया 20 हो गया। डी में 5 है तो 5 में 2 जोड़ दिया 7 हो गया। इस तरह से डी का 4 होता है, उसमें 2 जोड़ा तो 6 आ गया। और टिक रहा आउट ना करो। और बताओ कोई।
नहीं आ रहा बीबी? देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर आपको 6720 दिया गया, क्लियर? अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आर की नंबर वैल्यू कितनी, ई की नंबर वैल्यू और डी की नंबर वैल्यू। जब भी मैंने बोला कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए तो आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नंबर वैल्यू रखना है। अब जब नंबर वैल्यू को रखेंगे तो हमें यहाँ पर एक क्लिक करना है कि 4 के नजदीक वाला नंबर क्या है और 5 के नजदीक वाला नंबर क्या है, तो 18 के नजदीक वाला नंबर क्या है। तो फिर करते क्यों नहीं हो, करो ना। तो फिर यहाँ पर देखो GREEN, तो यहाँ पर क्या हुआ 7 18 5 5 14। यहाँ पे चाहे इसको रिवर्स में लिख लो DER, तब हमें यहाँ पर 4 5 18। इसमें क्या किया, +2 ऐड कर दिया सभी में, तो 4 में कितना 6, 5 में कितना और 18 में कितना। तो ऐसे इसको उल्टा लिख दो 14 5 5 18 7। तो कितना ऐड किया, तो कितना मिलेगा, इसमें 2 ऐड किया कितना मिला, इसमें 2 ऐड किया कितना मिला, 2 ऐड किया कितना मिला, तो कितना, ऑप्शन बताओ कौन सा। कुछ था क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कर लिया? देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग का ही ये क्वेश्चन है। इफ मशीन इज कोडेड एज, मशीन इज कोडेड एज, ये दिया गया कोड आपको, बताइए थर्ड होगा। अब दिमाग में आ गया होगा ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप सभी लोगों को हो सकता है कि जब तक लॉजिक ना पता हो तो आपकी जिंदगी में दुख प्रकट कर दे एग्जाम हॉल में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आप लोगों को ये लॉजिक पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एम की नंबर वैल्यू कितनी, ए की नंबर वैल्यू, सी की नंबर वैल्यू, एच की नंबर वैल्यू, आई की नंबर वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में कि 13 में अगर मैंने कितना ऐड किया तो कितना मिलेगा, 1 में 6 ऐड किया कितना मिला, और यहाँ पर 3 में 6 ऐड किया कितना, 8 में कितना ऐड किया 6 तो कितना मिला, 9 में कितना 6 ऐड किया, 14 में 6 ऐड किया, 5 में 6 ऐड किया। तो डी की नंबर वैल्यू 4 1 14 7 5 और 18। तो 4 में 6 ऐड किया कितना बताओ, और 1 में कितना 6 ऐड किया, और 14 में 6 ऐड किया, 7 में 6 ऐड किया, ठीक है, और 7 में 6 ऐड किया, 5 में 6 ऐड किया, और 8 ये
18 में 6 ऐड किया तो ऑप्शंस कौन सा? ऑप्शंस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बातें नहीं करनी है, ये टाइम बात करने का नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ईमानदारी से सीख के जाओ। ये लगना चाहिए क्लास हॉल के बाद निकलो जब कि हाँ कुछ सीखे। ये नहीं कि वही ब्लैंक आए थे ब्लैंक ही निकलो। ये सेशन कितने बजे तक था? अच्छा, आपको अभी और क्वेश्चंस करा रहे थे। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ डिवाइड। बातें कर लो पहले। तो क्या मान होगा? ये बहुत एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बन भी जाते हैं। ये लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे बस। बताओ क्या होगा? अपनी कॉपी में आंसर लिख लो, मुझे बताना नहीं। बताओ, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। इधर हुआ किसी का? नहीं हो पाया। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। 18 में यहाँ पर डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे? प्लस 6 माइनस की जगह पे प्लस की जगह पे कर दो ना सॉल्व। बॉड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो वही कितना हो जाएगा? 12 और 18 और माइनस 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और बॉड मास सभी को पता है क्या होता है? ठीक है, तो उसी हिसाब से करते हैं। मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, B4 क्या होता है? ब्रैकेट। अच्छा, और O4? D4? और यहाँ पर M4, A4, S4। तो इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई फास्ट तो नहीं चल रही क्लास? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सभी। यह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, श्रृंखला दी गई है 2, 3, 5, 24 और 8, 63 और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 14 और 195। ऑप्शन ए 995, ऑप्शन बी 10, 57, ऑप्शन सी 11, 120, ऑप्शन डी 12, 136। लॉजिक सभी लोग करो। आप लोगों को दिखता है यहाँ से? विकल्प नहीं करते ऐसे?
नहीं दिखता स्कोर इधर किसका किसको? इधर फिर इधर इन लोगों को नहीं दिखता। तो इधर पीछे बैठा करो ना। इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 2 का स्क्वायर कितना? -1 करेंगे 5 का 25 में से 1 जाएगा, 8 का 1 जाएगा। इसी तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? 11 का स्क्वायर कितना? -1 करेंगे कितना? तो फिर लगाओ आंसर ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे? हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और तो ऑप्शन से नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ -1 वाला। ठीक। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन कितना, चलो कर लो, कितना घटिया किस्म का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम। ये देखो सुन लो बस, ठीक है। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, ऑप्शन ए सभी पक्षी तैर सकते हैं। तो ये क्या सही है? गलत। इसके बाद दिया गया था कुछ पक्षी मछली है और सभी पक्षी जानवर, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन। ये एसएससी के पूछा गया। एसएससी के आई थिंक ये पूछा गया है स्टेनोग्राफी। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। ऐसी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास तो आया है, किसी ने भेज दिया। सभी मनुष्य, ये हटाओ। अरे अच्छे क्वेश्चन करो ना। कौन सा? बातें नहीं करा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय दर्शाती है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय दर्शाती है? सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय दर्शाती है। हाँ, मतलब अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आपके पास 4 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन लिखिए, सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करना। सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करना। अगर आप लोग किसी रास्ते से गुजर रहे हो, मतलब सार्वजनिक स्थान, तो मैंने बोला है कि सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करना। करोगे? शांत रहिए।
दूसरा देखिए, गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना। गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना, है ना। तीसरा लिखिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति पर चिल्लाना जो आपसे टकरा गया है। किसी ऐसे व्यक्ति पर चिल्लाना जो आपसे टकरा गया है। चौथा, भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना। सर्वोत्तम निर्णय है बताओ। फोर्थ, सभी लोगों को फोर्थ लग रहा है ना। ऐसा कोई पहला क्या दिया था? सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करना। यही करोगे? नहीं करोगे ना? क्या करोगे? आपके पास 4 सिचुएशन है, तो सबसे पहले आपका दायित्व ये बनता है कि आप बूढ़े व्यक्ति की मदद करेंगे। एक ये सामाजिक कार्य में आता है, तो सबसे बेस्ट सर्वोत्तम अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये आपका दायित्व बनता है, कोई रास्ते में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, उससे कुछ कोई भी भारी बोरी वगैरह उठा रहा तो हेल्प कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मदद करना सबसे बड़ा कौन सा काम कहलाता है? सामाजिक। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते। इसका चौथा सही है। ठीक है, गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना बहुत लोग करते हैं। जैसे गुमनाम रूप से अपना नाम हटा के, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नाम रख लिया, ईना मीना टीना, और उसके हिसाब से फिर कुछ भी टिप्पणी कर दी, पता नहीं चलता है। लेकिन हालांकि जब उसकी बहुत अच्छे तरीके से गहन जानकारी की जाती है, जैसे बहुत ही संवेदनशील कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो अगर साइबर सेल में अगर वो कंप्लेंट करता तो उस आईडी के बारे में भी पता चलाया जा सकता कि किस मोबाइल से बनी है, कहाँ से बनी हुई है, हर चीज़। ठीक है, आपके पास जो मोबाइल है वो क्या आपको लगता है कि सेफ है? ठीक है, मोबाइल में आपका जो भी आप लोगों को पता है, लगता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मेरा पर्सनल डेटा है या प्राइवेसी है। मोबाइल में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोबाइल में हर एक चीज आपकी, चाहे वो पासवर्ड में सेव हो, कहीं पर भी सेव हो, आ जाइए, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, मोबाइल थर्ड पार्टी उसको देख रही है। इसलिए मोबाइल में ऐसा कोई डेटा ना रखो जो आपको लगे कि ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, तो पर्सनल इन द सेंस बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है लोगों के हम इसको छुपा के रखेंगे, तो ऐसा कुछ काम ना करें जिससे कोई भी चीज छुपाना पड़े, है ना। तो मोबाइल कहीं ना कहीं अच्छा भी है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, बातें नहीं। ठीक, मोबाइल का उपयोग सही करना सीखो। यहाँ पे भी आ रहे हो तो ईमानदारी से सीखना सीखो। ये नहीं कि अरे कर जाएगा अभी 1.5 घंटे तो बैठ। किसी के दिमाग में ये जरूर आता होगा क्लास से रूम से घुसने से पहले, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि 1.5 घंटे बैठना, कुछ लोगों को लगता होगा 3 घंटे बैठ के बस निकल जाना। ये जिसके दिमाग में आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है पढ़ाई के लिए। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है और जिसको ये लग रहा है कि आज मैं कुछ सीख के आऊंगा, तो 100% सही तरीके से बैलेंस में चल रहा है। ठीक, मेंटल हेल्थ का मतलब ये मत समझ लेना पागल हो सकते। ठीक है, पागल का मतलब ये नहीं है, मेरा इन द सेंस यही है कि कहीं ना कहीं आप क्लास के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करो कुछ ऐसा जिससे हम कुछ कर पाए। जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो फिर क्यों बैठे हो? और मुझे नहीं लगता कि एक मिडिल क्लास में पढ़ाई के अलावा कोई अदर ऑप्शंस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे या बहुत बड़े कोई फर्म चल रहा है या बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, कंपनियां हैं या जमीन है, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है,
कितनी भी मैक्सिमम कितना है, कुछ नहीं है। अगर आज के आने वाले टाइम में देखा जाए तो महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो आप अपने जीवन को किस तरीके से चलाओगे? उसके लिए आपके पास एक स्टेबल जॉब तो होना चाहिए, जिसको हम हर महीने पे जो वेतन आए, जो भी सैलरी आए, उससे हम अपने खर्चे को पूरा कर सके, अपने माँ बाप के खर्चे को पूरा कर सके, अपने परिवार के खर्चे को पूरा कर सके। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर अपने आप को लकी समझिए कि यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे बहुत से छात्र आज भी हैं अपने देश में जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं आप अपनी ईमानदारी से अपने आप को ये सोचना है कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, जरूर कुछ ना कुछ। अगर मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ तो इसका रिजल्ट जरूर रहूंगा। आपकी उम्मीदें आपकी खुद की हो सकती है, लेकिन आप पर कहीं ना कहीं पूरा विश्वास आपके परिवार का भी है आप पर, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा परिवार चल रहा था उससे हमें कहीं ना कहीं और बेस्ट आगे बढ़ा के चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी जॉब को पकड़ लेना है, स्टेबल करना, जीवन में रुकना नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि एक जॉब मिलने के बाद रुक जाना, आपको आगे बढ़ते चले जाना। जॉब मिलती है, एक बार अगर सिलेक्शन होता है तो 2-3 एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि तैयारी इतनी बेहतर हो जाती है कि आपको वही सब कुछ पूछा जाता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट है। इन पे अगर अच्छे से पकड़ हो जाएगी तो आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठो, वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम में, जैसे कोई भी एसएससी, रेलवे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उनको आराम से निकाल सकते हैं। बस डर जब तक है, जब तक सिलेक्शन एक एग्जाम में होगा ना, तो देखना बहुत से लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे 4 में हो गया, 5 में हो गया, 2 में हो गया, तो वो यही होती है, तैयारी उनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो उनके सिलेक्शन होने लगते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करो। और आपके पास आज के टाइम रिसोर्सेज बहुत है, और रिसोर्सेज का मतलब ये भी नहीं कि आप ऑप्शंस बना के चलो कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इसके बाद क्लास के जाने के बाद ऑनलाइन पढ़ लूंगा, ऑनलाइन नहीं इधर टीचर से पढ़ लूंगा, उस टीचर से पढ़ लूंगा। सभी टीचर बेस्ट है अपने आप में, लेकिन आपको एक फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर डिफरेंट ऑप्शंस पे जाओगे तो भटकते रहोगे, ठीक है। और मैं हमेशा अपने जितने भी हमारे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, तो उनसे मैं अगर हमेशा यही पूछता हूँ कि ऐसे आपने सिलेक्शन कैसे ले लिया, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? तो वो यही बोलते हैं कि मैंने कभी भी सर डिफरेंट किताबों से इतना नहीं पढ़ा कि मैं 4-5 एक सब्जेक्ट की 4-5 किताब, एक किताब को 10 बार लगाओ, ना कि 10 किताबों को एक बार। मतलब समझ रहे हो? एक किताब को 10 बार लगाइए, ना कि 10 किताबों को एक बार लगाओगे, तो उससे कंफ्यूजन ही होगी, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर एक ही किताब को अगर 10 बार लगा लोगे ना तो भूल नहीं पाओगे, भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। बहुत से लोग बोलते सर भूल जाते हैं, एक क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करो ना। मान लो कितने लोग हाथ उठाइए कि भाई आपने कितनी बार मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के 10 बार लगा लिए होंगे? 5 बार लगा लिए, 10 तो बहुत बड़ी बात है, नहीं लगाए। एक तो मुश्किल पड़ता है ना सर, ये बोलो आप बोलते हो 5, लेकिन करना पड़ेगा, उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो कलम से क्रांति लिखनी है ना तभी लिख पाओगे, अन्यथा टाइम पास चल रहा है, चलने दो, सारे यूं ही बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो यही कहूँगा कि आप सभी लोगों से कि बादल फिर आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी बरसात हो, इसलिए पढ़ लेना। सर जी बोलिए। 13 वाला बता दीजिए। 13? अच्छा ठीक है, ये मेरे पास है। अच्छा ये 13वां क्वेश्चन किसने सॉल्व नहीं किया? 13वां क्वेश्चन अपना सीट में सभी लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 जो सीट दी गई है सॉल्व करिए। आई यार ऑप्शंस क्या? ऑप्शंस इसमें दिया ही नहीं आंसर। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए। अच्छा आई है।
सभी का आई आ रहा है आंसर? आपका क्या आ रहा है? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? बताओ। नहीं सर जी, हमें लगा वो दूसरे प्रकार का है। नहीं, जब आ रहा है आंसर, ऐसा कुछ है भी नहीं, इतना हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है। उसमें पूछा क्या क्या है कि मान लीजिए ये शब्द दिया गया, शब्द के पहले दूसरे अक्षरों के स्थान बदल दिए जाए, ठीक है? हाँ, पहले और दूसरे का बदल दिया तो एक्स इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। और फिर क्या बोला गया? तीसरे और चौथे को बदल दो, ठीक है? बदलते चले जाएंगे, 5 और कटे आगे से, इस प्रकार घटना है। अरे क्या क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। सर आई मिस्टेक कर देना। आई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछते हो मुझे लगा कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 11, 13, 17 और 19 ये ऑप्शन मतलब ए दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया, 37, 41, 43, 47, सी 23, 29, 31, 33, 2, 3, 5, 7। इसमें आपको बताना है वह संख्या ज्ञात करें जो इस सूची में नहीं है, मतलब ऑड वन आउट का क्वेश्चन समझ लो। एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो, तो क्या होगा? सी क्यों होगा? हाँ, क्योंकि सभी में अभाज्य संख्या दी गई, लेकिन इसमें अभाज्य और भाज्य दोनों संख्या है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख सकते हो अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याएं हैं, बाकी सभी में क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? उसके फोकस पे ध्यान न दो, आप अपने फोकस पे ध्यान रखो, ठीक है? क्या मेरे को बार बार क्यों देख रहे हो? पैंतालीस छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्रों की एक कक्षा में राहुल ऊपर से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, 20 है ना, 20। राहुल ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो नीचे से राहुल का स्थान क्या होगा? तो नीचे से राहुल का 26 और कुछ 24 कैसे होगा? जैसे मान लो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसी बैंक में गए, आप आगे से 11वें स्थान पर हो, उस पंक्ति में 18 लोग हैं, तो आप पीछे से आपकी रैंक क्या होगी? आगे से 11वें। हाँ, और उस पंक्ति में लोग 18 लोग हैं, तो आप पीछे से कितने होंगे? देखिए, आप सभी लोगों को बता देते हैं इसमें क्या है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन मतलब दिमाग में ही सॉल्व किया जाता है ना, इनको क्वेश्चंस को ये नहीं कि लिख के -1 करके +1 करके करेंगे। जैसे आपके पास 5 गुब्बारे है ना, तो किसी गुब्बारे की रैंक आगे से तीसरी है, तो पीछे से कितनी? दूसरी होगी। अच्छा, मैंने बोला कि आपके पास 5 गुब्बारे, आगे से तीसरे गुब्बारे, आगे से एक गुब्बारे की रैंक तीसरी, तो उसी गुब्बारे के पीछे तीसरी होगी। क्योंकि 2 मत बोल देना, क्योंकि 3, 2, 5 जोड़ो खत्म कहानी।
नहीं, क्योंकि आप सभी लोग देखो, एक गुब्बारा, दूसरा गुब्बारा, 3 4 और मैंने बोला इस गुब्बारे की रैंक कितनी है आगे से, आपने बोला पीछे से दूसरी, कहां से हो जाएगी, तीसरी ही होगी। तो 3 और 3 कितना, एक्चुअल गुब्बारा कितना, टोटल अगर मैं पूछूं कि किसी गुब्बारे की रैंक आगे से चौथी है, पीछे से चौथी है, तो उसमें उस पंक्ति में कितने गुब्बारे, 7, क्योंकि -1 कर देंगे, क्योंकि हम एक गुब्बारे को आगे से भी काउंट कर रहे हैं और एक उसी गुब्बारे को पीछे से भी। गुब्बारा तो एक ही है, लेकिन हम कितने बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन में टोटल कितना दिया गया, 45। यस सर। और इसमें क्या रहा, रोहित से क्या रहा, ऊपर से, ऊपर से 20 ठीक है, टॉप से 20 में, तो नीचे से राहुल का स्थान। हाँ ठीक है, बॉटम से बताना है। अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो आपने ये पढ़ा होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा तो फ्रंट प्लस बैक माइनस 1। तो टर्म कुछ भी मिल सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे दिया जा सकता है या आगे पीछे दिया जा सकता है, और क्या दिया जा सकता है, यही दिया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टोटल की जगह पे क्या रखेंगे, आपको टॉप से कितनी दी गई, आपको बॉटम से निकालना है, -1 इधर जाएगा कितना होगा, और ये 20 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या बॉटम से कितनी रैंक निकल के आ गई, तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी अगर आप लोग लॉजिक समझ नहीं पा रहे हो तो ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर लेफ्ट दाएं और बाएं की बात की गई तो लेफ्ट प्लस राइट, और अगर ऊपर नीचे की बात की गई तो टॉप और बॉटम। ठीक है, तो कहानी यहाँ तक, कुछ था क्वेश्चन, कुछ भी। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। नॉन वर्बल का क्वेश्चन दिया गया है, ये छोटा है। यही सोच रहे ना जीरो कितना, चलो वही खेलते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया कि कौन सी आकृति पैटर्न को तोड़ती है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, कौन सी आकृति पैटर्न को तोड़ती है। बताओ, ये तो खेल है। इसमें ई है, डी क्या, हाँ देखो ना, 1 2 3 4 5 है, बोलो आया, डी क्या, डी क्यों, लॉजिक तो होना चाहिए ना, हाँ डी क्यों, देखिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए
देखिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसमें 5 आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सर्किल दिया गया ना, इस लाइन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये पूरा खाली निकल गया, तो क्या आंसर होगा? पूछता है क्वेश्चन। समझ में आ गया? अच्छा लगा? तो भाई ठोको लाइक। नहीं, हमारे कुछ ऑनलाइन मित्र भी रहेंगे। हाँ कर दिया। पांच व्यक्ति P, Q, R, S और T, P, Q, R, S और T। P केवल T से लंबा है, P केवल T से लंबा है, Q P से लंबा है, Q P से लंबा है लेकिन R से छोटा है, Q P से लंबा है लेकिन R से छोटा है, Q P से लंबा है लेकिन R से छोटा है, S सबसे लंबा है, S सबसे लंबा है। बड़ा गरीब क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को बताना है सबसे छोटा कौन है? क्या होगा? इससे गरीब क्वेश्चन अभी तक करा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? P केवल T से लंबा है, तो फिर सबसे छोटा कौन? इससे एक लाइन से कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ? इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? केवल T से लंबा है ना सर, आपको थोड़ी ना पता चला, जब दूसरा और पता चलेगा तब नहीं हो सकता। कर सकते। क्योंकि P केवल T से ही लंबा है। अगर इधर कर देंगे किसी को, मान लो T बड़ा हो किसी से, तो फिर P तो और लोगों से लंबा हो जाएगा ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इसी से कर सकते हो। ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे हो? अरे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस कराना मुझे एलिजिबिलिटी वाला है, लेकिन लिखना बहुत पड़ेगा। लिखोगे? जी सर। अरे वो एक क्वेश्चन नहीं आता, एक उम्मीदवार और उसमें कुछ उपरोक्त जानकारी दी जाती है, कौन से शर्तों को पूरा करना है। कल कभी आएगा नहीं? मैं नहीं मिलूंगा बहुत दिन।